सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी के संस्कृत से रिलेटेड होने वाले डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत, दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे खत्म होने के बाद आपका लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हर एक सब्जेक्ट का कि जितने भी बहुविकल्पी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन है सारे के सारे खत्म करने के बाद ही आपका मॉक टेस्ट जो है वो शुरू होगा, ठीक है ना। तो इन बहुविकल्पियों को आप लोग अच्छे से समझिएगा और जो बहुविकल्पी आपको आते हैं तो उनका आंसर आप लोग देने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम आपके लिए हर एक सेट आपका 30 क्वेश्चन का होगा जो कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड होगा। उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो जाएगी और देन उसके बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है ओम में ओ के आगे बना जो तीन होता है, तीन टाइप में होता है, यह क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ होता है, लुप्त होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार का लुप्त स्वर होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? लुप्त के साथ चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर। जी हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ई वर्ड का उच्चारण स्थान है। जो ई है हम लोग ई कहते हैं ना, बड़ी ई को बड़ी ई कहते हैं, ई कहते हैं, और ई को ई कहते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान वो कहाँ से है? तालु से है, ओष्ठ से ई कहते हैं ना ई। तो झन्नाहट हमारी कहाँ पे होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। कंठ से होती है, मूर्धा से होती है, ओष्ठ से होती है। तो ई मतलब कहाँ से निकल रही है? ये तालु से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तालु में झन्नाहट होती है इसको बोलने के टाइम। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पितृम पद में कौन सी संधि है। संधि के ऊपर स्पेशली वीडियो बनी हुई है, वो ना तो डीएलएड की है ना किसी मतलब सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो जाके आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि गुण संधि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यड़ हो जाएगी या दीर्घ हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जितने भी साथी दे रहे हैं वो दीर्घ संधि के अंतर्गत जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते फोर्थ नंबर क्वेश्चन की कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? ज्ञानम बिना ना मुक्ति है, ज्ञानात बिना ना मुक्ति है, ज्ञानेन बिना ना मुक्ति है, उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का। जी हाँ, फोर्थ नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य ज्ञानम बिना ना मुक्ति, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी साथी दे रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उन सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 5 नंबर। चतुर्विंशति का अर्थ है, ठीक है ना, गिनतियाँ जो हैं, गिनतियाँ, ठीक है ना। संस्कृत में गिनतियाँ, मैंने आपको बोला था संस्कृत में जितनी भी गिनतियाँ हैं आप लोग लगभग 30, 40, 50 तक याद कर लीजिएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो चतुर्विंशति, ठीक है ना, विंशत चतुर्विंशति मतलब कि क्या हो जाएगा? चतुर्विंशति मतलब 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि संख्यावाची शब्द में 49, जो संख्यावाची शब्द है उसमें 49 अंक का वाचक है। 19, 20, 21 या 29। 19, 20, 21 या फिर 29। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। 49 कहते हैं 19 को, ठीक है ना। 49 गिनती जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। गिनतियाँ जरूर से जरूर 1-2 गिनतियाँ जरूर रख दी जाती हैं, तो इस वजह से अगर आपको अच्छे से याद होंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की कि अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय होती है, तृतीया होती है या चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दोस्तों अनुक्त कर्म कारक में जो विभक्ति होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। बात करते हैं यहाँ पर कि इकोड़ची सूत्र है, ठीक है ना। सूत्र किसका है? एको यड़ाची। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि में। दीर्घ का है, गुण का है, यड़ का है या फिर अयादि का है। तो एको यड़ाची जो सूत्र है वो किसका है? यड़ संधि का है। किसका है? यड़ संधि का है। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? सा के साइड चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की कि संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है। जो संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। तो दोस्तों संस्कृत में जो प्रत्यय की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 2 संख्या होती है प्रत्यय की, यानी संस्कृत में 2 प्रत्यय होते हैं। चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों चंद्रशेखर जो है
उसमें कौन सा समास है, तो उसमें समास जो हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा के सेट चला जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद हैं। ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद हैं, ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं, लुप्त हैं या उपर्युक्त सभी हैं। तो दोस्तों जो ध्वनि के काल समय से उत्पन्न जो भेद हैं, ठीक है ना, वो कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगी। यानी इनमें से ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, लुप्त भी होता है, यानी उपर्युक्त सभी के सेट चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्वर होते हैं उदांत, अनुदांत, स्वरित या उपर्युक्त सभी। स्वर होते हैं, उदांत स्वर होते हैं, अनुदांत होते हैं या स्वरित होते हैं। तो दोस्तों जो स्वर होते हैं वो सभी प्रकार के होते हैं, यानी तीनों प्रकार के होते हैं, उदांत भी होते हैं, अनुदात भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं, यानी उपर्युक्त सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। बात करते हैं ध्वनि के उच्चारण स्थान कृति भेद हैं। कंठ, जिह्वा, तालु या उपर्युक्त सभी। कंठ हो जाएगा, जिह्वा हो जाएगा, तालु हो जाएगा या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा उपर्युक्त सभी इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि उच्चारण स्थान के कृत जो भेद हैं वो को क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, यानी जिह्वा, कंठ, तालु। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बताया गया था आपको अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बा के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बा के साइड चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र होते हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के कितने सूत्र होते हैं, ठीक है ना, कितने सूत्र होते हैं, तो 14 सूत्र बताए गए। यहाँ पर कितने सूत्र बताए गए, 14 सूत्र। 14 सूत्र आपको याद भी होंगे, अच्छे से याद होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो हाई स्कूल या इंटर में आप लोगों ने इसको अच्छे से याद किया होगा। संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या होती है। संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, कितनी संख्या होती है ध्वनियों की, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो संस्कृत में जो ध्वनियों की संख्या होती है, जी हाँ, संस्कृत में ध्वनियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 21 होती है, 25 होती है, 30 होती है, 64 होती है। और हाँ साथियों, जितने भी साथी बहुविकल्पी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे तैयार कर लेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कब हो जाएगा, मॉक टेस्ट के टाइम। मॉक टेस्ट के टाइम आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। 30 क्वेश्चन का आपका सेट दिया जाएगा, लाइव मॉक टेस्ट होगा। ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। बस इधर थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क जैसे ही यहाँ पर लग जाता है उसके बाद सारी आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आपकी रेगुलर वीडियो, रेगुलर लाइव क्लास सब कुछ आपको स्टार्ट हो जाएगा मिलना। ठीक है, बस थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या होती है, तो संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या जो होती है वो 64 होती है, 64 होती है। कितनी होती है साथियों, 64 होती है। ठीक है ना, 64। आगे बात करते हैं कि संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं। संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, 15 होते, 21 होते, 24 होते या 52 होते हैं। तो संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो कितने स्वर होते हैं भाई, 21 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। बात करते हैं संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन होते हैं 25 व्यंजन होते हैं। संस्कृत भाषा में यम है, संस्कृत भाषा में यम है, कौन सा यम है, कितने यम हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर शाह के साइड चला जाएगा, 4 यम होते हैं। और संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो भेद होते हैं, भेदों की संख्या होती है 2। ठीक है ना साथियों, कितनी होती है, 2 होती है। संधि के भेद हैं, संधि के भेद आपको बताना है। संधि के भेद यानी अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संधि के भेद आपको बताना है। ठीक है ना, संधि के भेद, तो संधि के भेद जो हो जाएंगे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर यच संधि और स्वर संधि हो जाएगा, हल व्यंजन हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी के सेट चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि उपेंद्र में संधि है। उपेंद्र में कौन से संधि, संधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो संधि वाले वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बार और वीडियो उसके ऊपर बन जाए अच्छे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो उपेंद्र में जो संधि है वो गुण हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यड़ हो जाएगा। तो उपेंद्र में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। उपेंद्र में गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा।
आगे बात करते हैं कि यद्यपि में संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, खरिच संधि हो जाएगी या फिर यड़ संधि हो जाएगी। तो यद्यपि में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? यद्यपि, ठीक है ना। यद्यपि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दा के साइड चला जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दा के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं गंगा में संधि है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना बहुत आसान है। गंगा में संधि है, आजाद अनुस्वार, ठीक है ना। जल्दी से बताना है आप सभी साथियों को कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। गंगा में कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कि छात्रापि में संधि है। छात्रापि में संधि कौन सी हो जाएगी? शेर संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं जी कह लीजिए, ठीक है ना। तो छात्रापि में जो संधि हो जाएगी, छात्रापि में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। बात करते हैं पावक में संधि है। पावक में संधि है तो पावक में कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद संधि, गुण संधि, स्वर संधि या कोई नहीं। दोस्तों पावक में जो संधि हो जाएगी, ठीक है ना, पावक में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगी। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आ बाबा दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो ऑप्शन नंबर सी सा के लिए किया जाता है, आ बाबा दोनों के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए और सुंदरता लाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट की ओर बढ़ेंगे और आपके टॉप 30 क्वेश्चन आपके हर वीडियो में आपके टॉप 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आपके टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।